हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज मैं इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी युग पढ़ा रही हूँ। गांधी युग अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र इस गांधी युग में सम्मिलित होता है। मतलब गांधी युग एक काफ़ी बड़े क्षेत्र को पूरा कवर करता है, तो इस कारण मैंने ये टॉपिक चुना है। मैं इसमें गांधी युग में पूरा एक एक आंदोलन, जिसे हम कह सकते हैं गांधी जी द्वारा शुरू किया गया, पूरे आंदोलन को पढ़ाऊंगी। जैसे चंपारण से मैं शुरू करूंगी, तो आपको समझ जाइए कि असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, पूरा तीनों गोलमेज सम्मेलन जिसकी बात कर रही हूँ, वो पूरा मैं पूना एक्ट, ये सब यहाँ पे समाप्त करवाऊंगी। तो गांधी युग मैं शुरू कर रही हूँ आज से। तो चलिए वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। तो मैं गांधी युग आज आपको पढ़ाऊंगी, शुरू करती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो भी सवाल है उसे कमेंट करके बताइए। चलिए तो शुरू करते हैं गांधी युग। गांधी युग कोई नाम सिर्फ नहीं है। गांधी युग एक नाम नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा जो काफी लंबी चली और आज तक चल रही है। अब वो भले अलग सवाल है कि गांधी को कटघरे में खड़े करने वाले रोज पैदा हो रहे हैं, जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, आज वो भी गांधी को सत्ता का लालची बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब उन्होंने पढ़ाई की कि नहीं की, लेकिन ये साबित हो रहा है कि नहीं ही की है, की ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ 1857 को पढ़ लेने से आप 1947 का पूरा, जैसे आप मापदंड नहीं निकाल सकते। 1857 और 1947 में बहुत फर्क है। देश की आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ 1857 में, 1947 से कैसी स्थिति आई, ये भीख मांग के प्राप्त नहीं की गई है। ये आज़ादी बहुत मुसीबतों से प्राप्त की गई है। जलियांवाला बाग, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, कितने लोगों पे लाठियां कितने लोगों ने खाई हैं, कितने लोग इस धरती में समा गए, कि बहुत मतलब बहुत बुरी स्थिति रही है। आज 1947 तक की अगर हम जो बात करें कि एक आज़ादी कैसे प्राप्त हुई, तो हमारे देश की आज़ादी, अगर आप जलियांवाला बाग सिर्फ पढ़ लो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश ने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, जिस आज आज़ाद हवा में हम सांस ले रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बलिदान दिया। इस बलिदान का, जैसे आप कह सकते हो, कोई मापदंड या पैमाना नहीं लिया जा सकता। उससे कहीं ज़्यादा बलिदान दिया, और उसके बाद भी अगर कोई इस पे सवाल उठाता है ना, तो मुझे नहीं लगता उन्हें कि वो इस देश के नागरिक तो नहीं हो सकते जो भारत की आज़ादी पे सवाल उठा दे, क्योंकि उन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं किया। 1857 में ये बेस पे एक मूवी बना ली, और उस मूवी पे आपने कह दिया कि पूरी आज़ादी सिर्फ उसी साल उसी टाइम शुरू हुई और समाप्त हो गई। तो बाकी कहाँ गए? भगत सिंह, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, ये कहाँ, इन्होंने मतलब क्या किया? कुछ नहीं किया। अगर मैं बात करूं तो भगत सिंह जिसे भगत सिंह ने खुशी खुशी, मतलब हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया, वैसा बंदा, ऐसा बलिदान देने वाले व्यक्ति, ऐसे लोग, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, जिसे आप बोल सकते हो, बहुत से ऐसे नाम है स्वतंत्रता संग्रामियों के जिसे गिनाना मुश्किल है। ये तो वो नाम है जो सामने आए। ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने पीछे से इन लोगों का सहयोग दिया, नेता के रूप में इनको चुना। तो आप उन सबको कह दो कि उन्होंने हाथ जोड़े भीख मांगी, तो ये गलत है ना। तो मैं इस विषय पे ज्यादा बात नहीं करती। तो चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह क्या है? तो चंपारण सत्याग्रह, जैसे गांधी युग में हम स्टार्ट करते हो तो गांधी जी अफ्रीका गए, 1893 की बात करते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में, ये अफ्रीका में हुआ था। जो पहला सत्याग्रह था ये 1906 वाला, ये अफ्रीका का सत्याग्रह था, जो रंग भेद नीति के खिलाफ गांधी जी ने वहां शुरू किया था। प्रथम बार सत्याग्रह शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1906 में अफ्रीका में किया गया था गांधी जी द्वारा, जिसका अर्थ होता है सत्य का आग्रह करना। तो प्रथम बार प्रयोग किया गया था सत्याग्रह का। फिर हम बात कर लेते हैं अफ्रीका से भारत लौटे, कब लौटे? 1915 में लौटे। साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में की। चंपारण सत्याग्रह जिसने गांधी जी को भारत की सक्रिय राजनीति में प्रवेश दिलाया, जिसे आप कह सकते हो, वो सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में शुरू हुआ था। मतलब उसी साल शुरू हुआ और उसी साल समाप्त हो गया, क्योंकि गांधी जी जिस चीज में हाथ लगाते थे वो पूरा समाप्त करके ही मानते थे। तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह, जो भी वहाँ की समस्या थी उसको समाप्त किया। तो उस चंपारण सत्याग्रह की पूरी गाथा आज हम पढ़ेंगे कि वो शुरू क्यों हुआ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, किसी भी चीज़ की शुरू होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है।
इतना बड़ा स्वतंत्रता का संग्राम जो शुरू किया गया, तो उसके पीछे कारण था ना कि ब्रिटिश सरकार भारत के वासियों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी। इस वजह से इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम और हमें आज़ादी मिली 1947 में, तो इसके पीछे भी एक कारण था। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, ठीक। तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह शुरू होने के पीछे क्या कारण था, हम उस पर बात कर लेते हैं। तो हम पहले पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में किया, भारत में। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे पहले प्रयोग किया गया चंपारण जिले में। लेकिन वैसे तो सत्याग्रह शब्द का पहला प्रयोग 1906 में अफ्रीका में हो चुका है, लेकिन भारत की बात करते हैं तो बिहार के चंपारण जिले में जो आंदोलन चलाया गया, चंपारण सत्याग्रह जिसे नाम दिया गया, वो सबसे पहली बार सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह करना, यहाँ पे इन शब्दों को प्रयोग में लाया गया सबसे पहली बार, ठीक। ये क्वेश्चन बनता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि सबसे प्रथम बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग भारत में किस आंदोलन में हो, भारत में कब हुआ है, 1917 में किया गया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर ब्रिटिश निलय बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन कम से कम 3 से 20 3 कथिया सिस्टम भाग, जिसे हम कह सकते हैं भाग, पर नील की खेती करना पड़ता था तथा निलहों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। देखिए स्थिति क्या है, जब अंग्रेज भारत आए, जब अंग्रेज यहाँ भारत आए हैं तो वो किस लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। हम जैसे जानते हैं, जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो क्या आए थे, यहाँ पे व्यापार करने की दृष्टि से आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई थी तो वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी। तो शुरू में जिसे आप बोल सकते हैं कि जब ब्रिटिश व्यापारी भारत आए व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ के किसानों को कहा कि आप नील की खेती करिए। उन्होंने कहा कि आपको अच्छी खासी पेमेंट दी जाएगी, 3 खतिया सिस्टम के तहत आप नील की खेती करिए। शुरू में तो किसान माने नहीं, क्योंकि नील की खेती में पानी बहुत लगता है। पानी तो लगता ही, उसके साथ साथ जो पृथ्वी है, धरती की उर्वरता क्षमता भी काफ़ी कम हो जाती है नील की खेती के द्वारा। तो इसलिए किसान इसको मान नहीं रहे थे, पर फिर भी उनसे कहा गया कि आपको अच्छी खासी पेमेंट दी जाएगी। 3 खतिया सिस्टम एग्रीमेंट पे साइन करवाया गया उनके, और वो मान गए और उन्होंने खेती करना शुरू किया। कुछ साल तो बहुत अच्छी चली खेती, अच्छा खासा पेमेंट भी किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे अगर हम बात करते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण, तो ये दोनों की स्थिति धीरे धीरे बदलती गई, एकदम रूप परिवर्तन हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि 1750 की बात अगर हम करें, 1750 में नील की खेती शुरू की गई, स्टार्ट की गई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, तो तब की स्थिति और धीरे धीरे हमें ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, शासन पे हावी हो रही थी, वो पूरी तरह से धीरे धीरे भारत को कंट्रोल में ले रही थी। तो अब स्थिति वैसी नहीं रह गई थी कि एक बहुत आराम से इस एग्रीमेंट को चलाया जा सके। तो अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश थे वो व्यापारिक दृष्टि से नहीं थे, अब वहाँ पे ये शासन कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट बन चुकी थी पूरी, व्यापार की बात नहीं करें, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार पूरी बन चुकी थी। तो चंपारण सत्याग्रह जिसे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, चंपारण में ही नहीं, बिहार की बात नहीं करूँ मैं, मद्रास या उड़ीसा, जितने भी क्षेत्रों में खेती की जा रही थी नील की, वहाँ सब जगह क्या स्थिति हो गई कि जो व्यापारी, जो नीलहे थे यानी नील की खेती करवा रहे थे किसानों से, उस पर अत्याचार करने लगे। किसानों पे हद से ज़्यादा अत्याचार इन्होंने कहा, उन्हें पैसा नहीं दिया गया या ना के बराबर दिया गया या दिया ही नहीं गया, क्योंकि अब स्थिति ये बदल चुकी थी कि वो व्यापार करने नहीं आते कि भैया चुपचाप उन्होंने पैसा दिया, आप नील की खेती कर लो, हमें नील दे दो। तो ऐसा नहीं था, अब वो क्या कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो जैसे आप कह सकते हो ना, जब कोई आपका मालिक बन जाता है, व्यापार में मालिक तो अलग चीज है, लेकिन अगर वो मालिक राजनीतिक मालिक हो, मतलब आपके देश की सरकार चला रहा है, तो आप उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हो, मतलब वो जितना अत्याचार करेगा आपको सहना पड़ेगा। तो यही स्थिति हो गई, किसान कुछ नहीं बोल पाए और 3 कथिया सिस्टम एग्रीमेंट जो कभी किसानों के हक में हुआ करता था वो उनके खिलाफ हो गया और वहां पे किसानों से हद से ज़्यादा अत्याचार होने लगा। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जो ब्रिटिश जो व्यापारी थे किसानों से यहाँ पे नील की खेती करवाते थे, कारण मैं बात कर रही हूँ, कारण जो जिसने चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया, यहाँ पे खेती करवा रहे थे, तो चुपचाप यहाँ के किसान खेती कर रहे थे, एग्रीमेंट से उनको पैसा मिल रहा था। लेकिन अब तो वो यहाँ पे हुकूमत करने लगे तो स्थिति और बिगड़ गई। और प्लस जो इंडिको नील यहाँ पे खेती करवा रही थी, जो कंपनी थी इंडिको नील की, वो घाटे में जाने लगी। घाटे में जाने का एक सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो जर्मन थी, जर्मन ने एक आर्टिफिशियल नील बना ली। बहुत आराम से आप इसको समझते जाइए कि स्थिति कैसे बद से बदतर होती गई। एक तो हुकूमत हो गई उनकी, वो यहाँ के हाकिम हो गए, यहाँ के राजा हो गए, शासन करने वाले हो गए, तो वो अब जैसे चीज चाहें वो वैसे स्थिति को मोड़ सकते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि जो इंडिको नील थी वो बहुत ज़्यादा नुकसान में जाने लगी। जर्मन ने एक आर्टिफिशियल नील बना ली और वो आर्टिफिशियल नील जो ब्रिटिश यहाँ पे उत्पादन कर रहे थे नील का,
ब्रिटिश व्यापारी उस नील से काफ़ी सस्ती थी। तो अब दुनिया में व्यापार हो रहा था वो जर्मन की नील का ज़्यादा पूरी दुनिया में उसकी चर्चा थी, उसको खरीदा जा रहा था। और जबकि ब्रिटिश जो व्यापारी यहाँ पे भारत में नील उत्पादन कर रहे थे तो वो आर्टिफिशियल नील के मुताबिक तो नहीं थी, वो प्राकृतिक नील की तरह थी, तो इसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा था। तो यहाँ पे इसकी मांग क्या हो गई, धीरे धीरे कम होती गई और जर्मन की आर्टिफिशियल नील की मांग बढ़ती गई। तो जब यहाँ पे नील की मांग बढ़ रही है, इसकी मांग कम हो रही है, तो स्थिति क्या होगी, उनकी भी बहुत लाभ में जो कंपनी नहीं जा रही थी वो भी नुकसान में जा रही थी। तो जब वो लाभ में जा रही थी तब तो उनको किसानों को उनका हिस्सा देने में इतनी समस्या होती थी। तो अब तो स्थिति ये थी कि इंडिको नील खुद बहुत लॉस में चल रही थी। तो वो क्या कर रही थी, जो किसान थे उन पे हद से ज़्यादा अत्याचार करने लगी, उनको लाभ का कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, दिया ही नहीं जाता था या ना के बराबर दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति हो गई। एक तो किसानों की उर्वरता क्षमता भी क्या हो गई, जमीन की काफ़ी कम होती चली गई, वो नील के अलावा कुछ और उत्पादन कर नहीं सकते थे। इस 3 कथिया सिस्टम से वो बिल्कुल पूरी तरह से बंधे हुए थे। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनके लिए तो ठीक था, लेकिन जो छोटे किसान थे सबसे ज़्यादा मार इस, जिसे आप बोल सकते हो, इस 3 कथिया सिस्टम ने छोटे किसानों पर डाला है। इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई, जिसे आप बोल सकते हो कि खाने को मोहताज हो गए, एकदम भीषण बहुत गरीबी की स्थिति हो गई किसानों की। तो ये सब स्थिति को देखते हुए चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। इसके पहले भी मद्रास में एक आंदोलन चला, तो मद्रास तो इससे मुक्त हो गई, लेकिन बिहार का जो चंपारण था वो इससे मुक्त नहीं हो पाया। तो अब चलिए हम चंपारण सत्याग्रह अच्छे से शुरू करते हैं। तो मैंने इसका कारण आपको समझा दिया कि क्या वजह थी जिस वजह से जो 3 कथिया सिस्टम था वो कभी किसानों के हक में हुआ करता था, जो किसानों के विरुद्ध हो गया। ठीक, तो अब चंपारण हम शुरू करते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर ब्रिटिश नीलहे बहुत अधिक अत्याचार करते थे। या मैंने पूरा भी आपको पढ़ के बताया था, लेकिन हम देखते हैं कि नीलहे जो थे, यानी कि जो ब्रिटिश व्यापारी थे जो उत्पादन करवा रहे थे, उन्होंने 3 कथिया सिस्टम तो लगा दिया था शुरू में, लेकिन फिर बाद में स्थिति उनकी खराब हो गई, जर्मन नील आ गई। आर्टिफिशियल जो जर्मन नील थी वो काफ़ी सस्ती थी और इनकी नीलें काफ़ी महंगी थी। तो इनकी कंपनी, इंडिको नील की कंपनी क्या हो रही थी, हानि में जा रही थी, उतना लाभ नहीं हो रहा था। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु कि ये शासन कर रहे थे तो किसानों पर हद से ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बंगाल तो इससे मुक्त हो गया। कब मुक्त हो गया, 1859 और 61 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और बंगाल के लोग इन नीलहे साहबों से क्या हो गए, उन्होंने मुक्ति पा ली। पर चंपारण, जहाँ काफ़ी दयनीय स्थिति अभी बनी हुई थी, वहाँ के कुछ लोग गांधी जी से मिलने पहुंचे। 1917 की बात मैं कर रही हूँ, जब चंपारण शुरू हुआ, गांधी जी से मिलने पहुंचे। गांधी जी देखिए 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। एक बहुत बड़ा आंदोलन वो अफ्रीका से करके लौटे थे, पहला सत्याग्रह 1906 जो सफल रहा। तो ये सब स्थिति देखते हुए गांधी जी एक काफी चर्चित, जिसे आप अभिव्यक्ति के रूप में उभरे थे, भारत की राजनीति में काफी चर्चित अभिव्यक्ति के रूप में उभरे थे, लेकिन सक्रिय राजनीति में भाग चंपारण सत्याग्रह उन्हें दिलाता है। अभी वो उभर रहे थे एक ऐसे नेता के रूप में जो गरीबों का मसीहा हो सकता है, क्योंकि यही स्थिति उन्होंने जो पहला सत्याग्रह किया था अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ, वहां पे भी कुछ ऐसा था, उन्होंने गरीबों के मसीहा के रूप में उभरे। तो यहाँ के लोकल लीडर्स को लगा कि वो अपनी समस्या किसके पास पहुंचा सकते हैं, गांधी जी के पास पहुंचा सकते हैं, क्योंकि गांधी जी उनका निवारण कर सकते हैं। तो यहाँ के कुछ लोकल लीडर्स 1917 में किनसे मिलने पहुंचे, गांधी जी से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी जितनी भी समस्या थी वो गांधी जी के समक्ष रखी। तो गांधी जी हैं, उन्होंने कहा तुरंत हम चलते हैं भैया, क्यों नहीं चलेंगे, हम इस देश की सेवा के लिए हैं। गांधी जी तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और कुछ वकीलों की टीम तैयार की और वो चंपारण की तरफ चल दिए। जब वो चंपारण पहुंचे तो देखते हैं हम, गांधी जी चंपारण कब पहुंचे हैं, 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे। तो वहां पहुंचकर गांधी जी ने वहां की स्थानीय जितनी भी स्थितियों को देखने का निश्चय किया। तो उन्होंने क्या किया, पहले शुरू में एक सर्वे किया, अपनी टीम को क्या किया, एक सर्वे किया उन्होंने। तो उस सर्वे को कुछ ही दिन बाद, जैसे कि हम देखते हैं 18 अप्रैल को ही, 10 अप्रैल को पहुंचे गांधी जी, उन्होंने सर्वे स्टार्ट किया कि दशाएं कैसी हैं, क्या स्थिति है। तो 18 अप्रैल को क्या होता है, 18 अप्रैल 1917 को वहां के प्रशासनिक अधिकारी गांधी जी तक पहुंचते हैं और उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं, गांधी जी तक पहुंचते हैं और उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। देखिए मैं बात कर रही हूँ 10 अप्रैल 1917 को, ठीक, और 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी क्या हो गए, जेल में बंद हो गए। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी वहां पहुंचते हैं और 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी जेल में बंद कर दिए जाते हैं। एक सर्वे जो हो रहा था उसके हिसाब से गांधी जी उस सर्वे में बहुत सी चीजें निकलती जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थी। तो इस सर्वे को रोकने के लिए गांधी जी को 18 अप्रैल को जेल में
बंद करा दिया जाता है। तो गांधी जी कहाँ पेश होते हैं? मोतीहारी कोर्ट में। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मोतीहारी कोर्ट में गांधी जी पेश होते हैं, जहां गांधी जी खुद को दोषी मान लेते हैं। खुद को क्या मान लेते हैं? दोषी मान लेते हैं, क्योंकि गांधी जी अहिंसा का पालन कर रहे थे। वो मान लेते हैं कि हाँ भैया, हम यहाँ पे सर्वे करने आए थे, हम सर्वे कर रहे हैं क्योंकि गांव वालों की स्थिति बहुत बुरी है। तो वो चुपचाप अपने आप को दोषी मान लेते हैं, मोतीहारी कोर्ट में पेश होते हैं और खुद को दोषी मान लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, इसके बाद गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल छोड़ने का आदेश दे देते हैं, क्योंकि गांधी जी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया होता है कि हाँ, मैं यहाँ पे गांव वालों की स्थिति का मुआयना करने आया हूँ, उन पे एक रिपोर्ट बनाने आया हूँ। तो गवर्नमेंट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट थे, उनको इतना बुरा स्थिति नहीं लगती। वो जानते हैं कि गांधी जी अहिंसावादी व्यक्ति हैं। गांधी जी उनको शायद, क्योंकि जो बंदा खुद अपने दोष मान ले रहा है तो अहिंसावादी होगा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो उनको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और कलेक्टर, जो वहाँ के चंपारण जिले के कलेक्टर हैं, वो सर्वे को पूरा करने की क्या देते हैं, आदेश दे देते हैं कि भैया आप अपना सर्वे क्या कर लो, पूरा कर लो आराम से। तो गांधी जी अपना सर्वे पूरा करते हैं। जो उनके साथ एक टीम रहती है, राजेंद्र प्रसाद और कुछ वकीलों की, तो तकरीबन 4,500 फाइलें बनती हैं। उस पूरे चंपारण जिले की 4,500 फाइलें बनती हैं और उसे ब्रिटिश अथॉरिटी के सामने रखा जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा जाता है कि देखिए ये प्रॉब्लम है यहाँ के गांव वालों की। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ब्रिटिश सरकार को ये चीज़ें सही लगती हैं। जो गांधी जी सर्वे करते हैं, वो सर्वे को गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने या ब्रिटिश अथॉरिटी के सामने रखते हैं, उस टाइम के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने, तो उनको ये चीज़ें सही लगती हैं। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यह आंदोलन अहिंसापूर्ण था, इसलिए भी ब्रिटिश सरकार को कोई समस्या नहीं रहती इस आंदोलन से, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लाठीचार्ज नहीं करनी पड़ती, कोई ज़्यादा उपद्रव नहीं होता। ये बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन चलता है। जहाँ गांधी जी वहाँ शांति तो है ही, तो शांतिपूर्ण आंदोलन चलता है। और इस कारण हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार खुश रहती है। किससे? गांधी जी से भी खुश रहती है और इस आंदोलन से भी खुश रहती है। और यहाँ पे ये कारण निकलता है कि उन्होंने गांधी जी की बात मान ली होती है और एक इंडिको कमीशन बना होता है। क्या करते हैं वो? इंडिको कमीशन बनाते हैं, जिसमें गांधी जी भी एक सदस्य होते हैं। अब गांधी जी को सदस्य रखना तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है ना, क्योंकि गांधी जी ने इस पर पूरा टीम का सर्वे किया, उसका नेतृत्व किया, पूरी जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सारी ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। तो इंडिको कमीशन का जो एक कमेटी बनी, उस कमेटी में कमीशन बना, उस कमीशन में गांधी जी भी एक सदस्य के रूप में रहते हैं। तो उस कमीशन का ये रिजल्ट निकलता है कि 3 कथिया सिस्टम को क्या कर दिया जाए, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। किस किस असेंबली में ऐसा होता है? और उड़ीसा तथा बिहार की असेंबली में चंपारण एग्रीमेंट एक्ट पारित होता है और 3 कथिया सिस्टम को समाप्त कर दिया जाता है। मतलब 3 कथिया सिस्टम अब से समाप्त हो गया। किसान जो चाहें वो अपने खेतों में उगा सकते हैं, उन पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं रहती कि नहीं 3 कथिया सिस्टम के तहत आपको नील की खेती ही करनी है। तो ये बहुत सफल, जिसे आप कह सकते हो चंपारण सत्याग्रह बहुत एक सफल आंदोलन रहा गांधी जी, और एक जिसे आप बोल सकते हो ना, इतने बड़े लीडर की शुरुआत काफ़ी सफल रही। चंपारण सत्याग्रह जिसने भारत की राजनीति में गांधी जी को एक बहुत ऊंचे पद पे पहुंचा दिया। अब लोग उनको जानने लगे। एक तो अफ्रीका में उन्होंने एक आंदोलन किया, इस कारण गांधी जी की भारत में लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई। और चंपारण की सफलता ने गांधी जी की लोकप्रियता में, जिसे हम कह सकते हैं, 4 चांद लगा दिए। फिर उसके बाद तो गांधी जी की लोकप्रियता में चांद क्या, तारे सितारे पूरा ब्रह्मांड लगने लगा। एक के बाद एक सारे आंदोलन उनके धीरे धीरे सफल होते चले गए। तो मैं पूरा यहाँ पे गांधी युग पढ़ाऊंगी आपको। तो आज मैंने पूरा चंपारण यहाँ पे समाप्त कर दिया, उसके पीछे के कारण बिल्कुल सिंपल वे में मैं इसको लेके चल रही हूँ। हिस्ट्री आपको बिल्कुल अच्छे से, कुछ सन आपको बस याद करने की ज़रूरत है, बल्कि मैं इसको एकदम स्टोरी की तरह मैंने आपको पढ़ाया है कि गांधी जी ने कैसे इस आंदोलन में भाग लिया, कौन कौन उनसे मिलने पहुंचा, कुछ लोकल लीडर्स उनसे मिलने पहुंचे। तो ये सब चीज़ें हैं। गांधी जी के सक्रिय राजनीति में भाग लेने में इस आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दी। तो पूरा चंपारण सत्याग्रह आपका समाप्त हो गया। तो इसके बाद मैं आपको खिलाफत आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन, मतलब पूरी सीरीज लेके चलूंगी। कहाँ तक? भारत छोड़ो आंदोलन तक। तो चलिए, मैंने ये पूरा आपका आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।